सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में रे ऑप्टिक्स से सारे के सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे पूछे गए थे जेई मेन 2019 में। आप इसका ये प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे डाउट आता है वहां पे आके इसका आप डिस्कशन देखिए। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे, स्टेप्स को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। आप हमारा जो एडुनिटी का एप्लीकेशन है आप उसको इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से। फिर आपको लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये 3 बार दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना एंड यू विल सी स्टडी मटेरियल सेक्शन। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको 2019 का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हमने अपने चैनल पे रे ऑप्टिक्स के ना जाने कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे हैं। सभी का जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहला सवाल था। कहता है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट रे इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर M1। अब देखिए, आप जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे आपको आइडिया लग जाता है कि डायग्राम किस प्रकार का बनना चाहिए। आप जब ये पूरा सवाल को एक बार रीड कर लेंगे उसके बाद इमीडिएटली आप इसका पहले फिगर बनाइए। रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करता है सवाल को समझने में। हमसे कहता है कि सपोज कीजिए इसको M1 मान लिया और इसको हमने मान लिया मिरर M2। राइट, लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर M1 एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror M1। यानी भाई साहब एक रे हमको आ रही थी इस प्रकार से, वो M1 पे इंसिडेंट होती है और ये रे देखिए M2 के पैरेलल है। उसके बाद यहां से रिफ्लेक्शन हुआ होगा। फिर जब M2 से फाइनली ये रिफ्लेक्शन हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इट बिकम्स पैरेलल टू द मिरर M1। तो इस प्रकार का हमारे पास सिचुएशन दे रखा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। राइट, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स विल बी हाउ मच। हमसे ये वाला एंगल थीटा सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब और ध्यान से सुनो, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अगर ये वाला और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है तो अगर ये एंगल थीटा है मतलब सर ये एंगल भी थीटा है। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये एंगल भी थीटा है, बिकॉज दिस येलो लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब तुमको दिखना चाहिए कि भाई साहब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी सर थीटा ही होगा। क्यों सर, ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? भाई साहब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 माइनस थीटा है तो साहब ये एंगल भी मेरे को थीटा ही होगा। हालांकि मुझे इतना डिटेल में बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी बताया है, कोई मन में कंफ्यूजन नहीं रहे। उसी प्रकार से अगर ये एंगल थीटा है तो साहब ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्या हमको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल में तीनों ही एंगल थीटा है, यानी कि भैया समीशन 180 डिग्रीज है, यानी थीटा जो है हमको 60 डिग्रीज होगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S is placed at a distance L in front of the center of a plane mirror of width D। आपके पास ये मिरर है जिसका ये विड्थ हमको D दिया हुआ है, मिरर, और ये एक पाथ है। इस पाथ पे अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L as shown in the below। The distance over which man can see the image of the light source in the mirror is how much। समझ में आया? प्राणी जो है वो इसी पाथ पर मूव करेगा, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस तक इस प्राणी को इस सोर्स का इमेज मिरर में दिखाई दे पा रहा है। इमेज प्राणी को तभी दिखाई देगा जब सपोज कीजिए यहां पर आपको प्राणी है, यहां पर मेरा ऑब्जर्वर है। इमेज उसको तभी दिखाई देगा जब यहां से एक रे ऑफ लाइट मिरर पे टकराए और टकराने के बाद इसके आंखों में चल जाए, और आंखों में गया तो इस प्राणी को लगेगा कि ये जो हमारी रे है वो साहब कहीं पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है। सही बात है। देखिए आपको पता है कि अगर ये हमारा सोर्स L डिस्टेंस आगे है मिरर से तो इमेज भी हमको L डिस्टेंस पीछे ही बनेगा। तो इमेज तो बनेगा लेकिन वो इमेज
इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो रे आंखों में जानी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपने भी पढ़ा होगा। बिल्कुल सर। अब इसी को हमें बस इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें लगाते हैं। यहां पर आप क्या फंडा लगाते हैं कि भाई साहब यहां से आप एक रे निकालिए और मिरर के एक्सट्रीम पे टकराइए। टकराने के बाद ये रे आपको रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आपको ऐसे पास करेगी, यानी कि अपर लिमिट जो होगा वो यहां तक है। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अपर लिमिट जो है वो यहां तक है, यानी कि आदमी अगर यहां पर खड़ा है तो उसको इस सोर्स का इमेज दिखाई देगा, लेकिन अगर प्राणी यहां खड़ा हो जाएगा तो भैया यहां पर कोई रे रिफ्लेक्शन के बाद जा ही नहीं सकती है, तो यहां पर प्राणी को इमेज नहीं दिखाई देगा। तो दिस इज द अपर लिमिट, इसको बोल दिया पॉइंट ए। उसके बाद अगर आदमी यहां है तब भी उसको इमेज दिखाई देगा ही देगा, राइट। कहीं यहां पर रिफ्लेक्शन करा लीजिए और आदमी के आंखों में चल जाएगा रेस। अच्छा, लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लोवेस्ट मिरर पे टकराएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद ये आपको सपोज कीजिए यहां तक इस प्रकार से जा पा रहा है। तो आप रे डायग्राम देख पा रहे हैं ऐसे, और ये वाला ऐसे, और यहां पे है हमारा लोअर एक्सट्रीम, यानी आदमी को इस वाले पाथ पे इमेज दिखाई देगा। तो हमें ये ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब और समझिएगा, आपको ये बात तो पता है कि भैया यहां पर अगर मेरा सोर्स है तो इसका जो इमेज बना होगा वो सर कहीं यहां पर बना होगा, यानी कि आप जब इसको डॉटेड लाइन करेंगे तो ये वाला पीछे ट्रेस बैक होके यहीं पर मिलना चाहिए, और ये वाला पीछे साहब ट्रेस बैक होके यहीं पर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको बोल देते हैं, ये तो मेरा है ही ए, इसको बोल देते हैं सी। लेट अस टेक व्हाइट कलर, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी, ठीक है। अब आपको यहां प्रश्न में लिखा हुआ है कि भैया एस इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर, यानी कि हालांकि इसमें भी बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती है कि सर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हम लोग d/2 ले ले और इस वाले डिस्टेंस को भी हम लोग d/2 ले ले। हम तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि भैया आपको इस बात में भी कंफ्यूजन है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि भैया ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये जो डिस्टेंस है सर y है, ठीक है। अब क्या तुमको दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल के पॉइंट को इसको m बोल दो। क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल CMI विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल A, और इसको n बोल दो। तो भैया ट्राइंगल ANI, क्या आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? देख लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स से 9वीं 10वीं क्लास का। तो क्या सर हम लोग यहां पर अब कह सकते हैं कि मेरा जो CM है, यानी कि मेरा जो x अपॉन IM, और सर अगर ये डिस्टेंस L है तो क्या सर ये वाला डिस्टेंस भी मेरे को L नहीं होगा? यानी कि x अपॉन L इज इक्वल टू AN, यहां से हमने लिखा है AN डिवाइडेड बाई IN, और IN कितना होगा? L प्लस 2L विच इज योर 3L, यानी कि साहब मेरे को यहां पर AN निकल के आ रहा है 3 टाइम्स x। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको फिर से दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, यानी कि ट्राइंगल आप ले लो DMI इज सिमिलर टू ट्राइंगल BNI। देखिए, आप जब यहां पर फिर से वही काम करोगे, यानी कि y अपॉन L इज इक्वल टू, और AN की जगह अब इस बार BN होगा, BN अपॉन IN तो मेरा है ही 3L, तो यहां से क्या आपको BN जो है वो 3 टाइम्स y नहीं दिख रहा है? यानी कि मेरा जो AB है, मेरा जो ये पूरा का पूरा AB पाथ लेंथ है, क्या वो मेरे को 3x प्लस 3y नहीं दिख रहा है? और साहब x प्लस y जो है क्या वही मेरे को d के बराबर नहीं है? तो आपका उससे फर्क नहीं पड़ता है कि भैया ये x d/2 है कि नहीं, स्टिल हमारे को जनरल फॉर्मेट लेने के बाद भी ये 3D ही निकल के आने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये टाइपिंग मिस्टेक है ABC, तो ये वाला मेरे को C ले लीजिए, ठीक बात है। सो 2 का ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा,
ये सवाल में आपको रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा माइन्यूट कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर वेव ऑप्टिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो विच इज योर ब्रूस्टर्स एंगल पोलराइजेशन में, तो उसका भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा सवाल है। कंसिडर अ टैंक मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद अ थिक बॉटम. It is filled with a liquid of refractive index mu. A student finds that irrespective of what the incident, very important line, a student finds that irrespective of what the incident angle I is for a beam of light entering the liquid, the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized. Never completely polarized. For this to happen, the minimum value of mu is how much? ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, और ये हमारा ग्लास है, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा ग्लास। तो लिक्विड ग्लास इंटरफेस, यहां पर आपको एक रिफ्लेक्शन है एंड यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक बात है। अच्छा, सबसे पहले एक बार हम आपको रिविजिट करवा देते हैं कि भैया हमारा ब्रूस्टर्स एंगल था क्या। ये हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये हमारा n2 है, एंड एक रे ऑफ लाइट आपको इस प्रकार से यहां पर इंसिडेंट होता है। ध्यान से देखिए, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। उस कैटेगरी के लिए, उस कंडीशन के लिए इस आई को हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। ठीक बात है सर। अगर ये एंगल मेरा आई है तो सर ये एंगल भी आई होगा। यहां पे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ये एंगल आई है, लेकिन सर ये एंगल 90 डिग्रीज है, मतलब ये एंगल मेरे को 90 माइनस आई हो जाएगा। आप फिर इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे आप लगाते हो स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा n1 है, तो आप क्या लिखोगे, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 90 माइनस आई विच इज नथिंग बट योर कॉस आई। तो क्या यहां से हमको दिख रहा है कि tan आई इज इक्वल टू n2 बाई n1। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो ग्लास है ना इसको n2 बोल लो और ये जो मेरा लिक्विड है इसको हमने n1 बोल दिया है। ठीक है, अच्छा, तो सर एक बात तो हमको समझ में आ गया है कि दिस इज योर ब्रूस्टर्स एंगल, tan आई इज इक्वल टू n2 बाई n1, या फिर एक काम करो इसको बोल दो IB, राइट, ब्रूस्टर्स एंगल, यानी कि सर IB इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स n2 बाई n1। ठीक है, अब इसको हटाइए आप। लेकिन इस सवाल में जो कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है वो ये सेंटेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इंसिडेंट एंगल भी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इसको कितना ही बढ़ा दो, कितना ही चेंज कर दो, यहां पर आपको कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट नहीं मिलने वाला है, राइट। अब समझिएगा, यहां पर आपका, यहां पर हम लोग इसको है ना एक प्रॉपर बड़ा डायग्राम ही बना देते हैं। ये ऐसे है, यहां पर हमने एक ग्लास इंटरफेस भी ले लिया है, ये देखिए ग्लास और ऊपर वाटर, लिक्विड जो भी है, इस प्रकार से ये आया, ये ऐसे हुआ, राइट। यहां पर आपको कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। मुद्दे की बात है सर ये वाला एंगल थीटा, अच्छा, ये वाला एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमको ये बताओ कि अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ाएंगे तो वाजिब सी बात है, जेन्युइन सी बात है कि सर ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये भी तो थीटा ही होगा, ये और ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है। ठीक, तो सर अगर इस एंगल आई को बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा बढ़ेगा, ये एंगल थीटा बढ़ेगा, मतलब यहां वाला एंगल थीटा बढ़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि भैया n1 और n2 के हिसाब से आपका जो ब्रूस्टर्स एंगल है, मान लीजिए सर ब्रूस्टर्स एंगल इज 40 डिग्रीज। ठीक है, मान लीजिए सर ब्रूस्टर्स एंगल इज 40 डिग्रीज, राइट। तुम इस एंगल को बढ़ाते गए, ये एंगल थीटा बढ़ता गया, लेकिन ये एंगल थीटा बढ़ता गया, लेकिन कभी भी 40 डिग्री हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दो, यहां पर आपको 40 डिग्री अचीव हो ही नहीं पा रहा है, तो कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड में आएगा ही नहीं।
मतलब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो एंगल हो, ये वाला जो एंगल थीटा हो, ये कभी भी 40 डिग्री तक पहुंच नहीं पाए. दिस एंगल थीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन 40 डिग्रीज, विच मीन्स दिस एंगल थीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन ब्रूस्टर्स एंगल. क्या ये कंडीशन अपने को समझ में आ रही है? क्योंकि इसी कंडीशन से अपने को अब आगे बढ़ना है जीवन में. क्या हमको समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा एंगल थीटा है, दिस शुड बी लेस देन दिस tan ऑफ इनवर्स n2 बाई n1. ठीक बात है सर. अच्छा, अब सर हम कह रहे हैं कि यहां का जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल थीटा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल थीटा भी ब्रूस्टर्स एंगल से कम है. यानी कि हम लोग यहां पे कोई नॉर्मल थीटा की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम जो थीटा पॉसिबल है. और यहां पे मैक्सिमम थीटा कब पॉसिबल होगा? जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा. मतलब जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस. ये शब्द समझते हो ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस. मतलब जब मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो, 89.99 डिग्री ले लो. ठीक है. अच्छा, इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुनना. राइट. तो सर अगर ये एंगल 90 डिग्री है, बाहर में तो अपने को एयर ही है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ना साइन 90 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यहां का. और यहां के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको हमने n1 बोला है ना, तो n1 इंटू साइन ऑफ थीटा. यानी कि हमको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा जो है सर वो 1/n1 के बराबर है. अच्छा, ध्यान से सुनो. अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, या एंगल थीटा ले लिया है, तो साइन थीटा इज p/h यानी 1 और ये n1, यानी बेस हमको हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस 1. कहने का मतलब है कि जो tan थीटा होएगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपको यहां पे जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, अगर तुम tan को इधर ले जाओ, यानी कि tan थीटा मैक्स शुड बी लेस देन n2 बाई n1. और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? इतनी है. दिस इज योर 1. समझ रहे हो ना, हमने जब ये 90 ले लिया, मतलब ये जो थीटा आएगा दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल थीटा. तो भैया ये हमको हो रहा है n1 का स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन n2 बाई n1. राइट. अब हम यहां पर चीजों को मिटा रहे, क्योंकि अब अपने को बस कैलकुलेशन करना है और प्रॉपर कंडीशन के साथ अपने को रिजल्ट फिर मिलना चाहिए. अगर तुम ध्यान से देखो तो हमको इस प्रश्न में n2 का वैल्यू दिया है विच इज योर 1.5, दैट इज नथिंग बट 3/2. तो ये जो n2 है, इस n2 को हम लोग मिटाकर यहां पर 3/2 लिख सकते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देना. यानी कि 4n1 का स्क्वायर इज लेस देन 9. ये हमको हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 4n1 स्क्वायर इज लेस देन 9n1 स्क्वायर माइनस 9. इसका मतलब अगर हम लोग इसको इधर ले आए और ये वाला टर्म उधर चल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी n1 इज मोर देन 3/√5. तो भैया क्या आपको अब दिखाई दे रहा है? हमसे पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका जो मिनिमम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये कंडीशन ही क्या दिखा रहा है कि n1 जो है भैया इससे तो बड़ा होना चाहिए. तो मिनिमम क्या लोगे? यहां पे इन लोगों ने इक्वालिटी पे ही आंसर दे दिया है मिनिमम के लिए, यानी कि 3/√5. लिमिटिंग केस के लिए इन्होंने आंसर दे दिया है. क्या मेरी बात क्लियर है? बढ़िया सवाल है, इसको प्रॉपर फील करके एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा अपने को -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास. सो लेट मी मेक अनदर फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहां पे इस प्रकार से बना देते हैं, यहां पे इस प्रकार से बना देते हैं. एंड बॉटम में हमारे पास यहां पर एक कॉनकेव मिरर है इस प्रकार से. ठीक है, और अंदर में हमारे पास लिक्विड है. ये देखिए, अंदर में मेरे पास लिक्विड है. अच्छा, इफ अ स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यहां पर आपको एक पार्टिकल है, इट्स इमेज इज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. तो कोई है जो इसको
ठीक वर्टिकली ऊपर से देख रहा है इस प्रकार से, ये मेरा ऑब्जर्वर है, राइट, ये ऑब्जर्वर है, और वो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहा है। तो भैया आप यहां पर इसका रे डायग्राम अगर बना के देखो, ये हमने बना लिया है पहले तो एक्सिस। तो हुआ क्या होगा, यहां से आपको एक रे निकलेगा और सबसे पहले मिरर पे टकराएगा। तो भैया पहले मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज कहां बनता, पहले तो वो कैलकुलेट करो। तो मिरर के केस में आपको अगर ध्यान में हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो हम लोग v को लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस f। ठीक, तो भैया यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस मेरे को 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इज योर -5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, -5, फोकल लेंथ आपको -20, ये हमको हो जाएगा -5 प्लस 20, सो न्यूमरेटर में 100 है और डिनोमिनेटर में 15 है, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो तो भैया ये पॉजिटिव निकल के आया। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इमेज जो है यहां पर बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ है, ये ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ है। अब इस इंटरफेस के साथ रिफ्रैक्शन होगा, तो इंटरफेस को क्या लग रहा है, इंटरफेस को लग रहा है कि ये जो रे है ना, ये रे आपको कहीं पीछे से आ रही है। इंटरफेस को लग रहा है कि ये रे साहब कहीं पीछे से आ रही है, यहां से, यहां से। यानी कि मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पहला इमेज बना है, और ये इमेज इस ऑब्जर्वर को नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक ये रे इसके आंख पे नहीं पहुंची है। ठीक है, तो भैया ये जो डिस्टेंस है ना, यही हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज योर 20/3 सेंटीमीटर। अच्छा सर, अच्छा सर। अब इस इंटरफेस को लग रहा है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो भैया इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, 5 प्लस 20/3 कितना होता है, 20/3 प्लस 5 अगर तुम करोगे तो क्या ये 35/3 सेंटीमीटर निकल के नहीं आएगा। तो भैया ये जो d है, ये d हमको निकल के आ गया है 35/3 सेंटीमीटर, दिस इज योर d। अब आप यहां पे अपैरेंट डेप्थ वाला फंडा लगा सकते हैं, क्योंकि अब जब यहां से आपको रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है, राइट। Now you can apply the concept of apparent. Apparent depth is equal to actual depth. रे एयर में जा रही है तो ऊपर में 1 लिखोगे, और ये रे इंटरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। तो जस्ट ऊपर एयर था और जस्ट नीचे मेरे को ये लिक्विड है, लिक्विड का 1.33 दिया है, हम कहते हैं 4/3 ले लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उतना। d की वैल्यू है हमको 35/3 और ये वैल्यू है 4/3, तो भैया 3 से 3 मरा, दिस इज योर 35/4, राइट। और ये जो भी डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो सरफेस से ही तो आ रहा है, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये जो भी आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा। तो भैया 4936 होता है, तो 9 से तो कम ही होगा, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, 8.8 या 8.9, जो भी आपको यहां से आंसर निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बस खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड d मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये इस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, μ2 जो है वो हमको मोर देन μ1 है। अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB एट एन एंगल एज शोन, एंगल थीटा पे इंसिडेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट E, यहां पर TIR होने के लिए थीटा पे क्या कंडीशन है कि यहां पर TIR तो भैया हो ही जाए। बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो हमने यहां पर फिर से बना दिया है, एंड यहां पर एक डॉटेड लाइन यहां पर बना रहे हैं, एक डॉटेड लाइन एक्सिस की तरह हम लोग यहां पर डिनोट कर रहे हैं। इस प्रकार का सवाल आपको आगे भी भविष्य में आया हुआ है, ठीक है, और स्टैंडर्ड पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है।
तो भैया हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर आपको कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारा μ1 है और ये वाला मीडियम μ2 है, यहां पर सराउंडिंग में फिर से μ1 है, यहां पर आपको फिर रिफ्रैक्शन हुआ और रे यहां तक पहुंचा। ठीक बात है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट कि ये एंगल थीटा नॉट क्या होना चाहिए ताकि यहां पर ये क्रिटिकल एंगल बन जाए। ये क्रिटिकल एंगल का मतलब यहां पर ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलल हो जाए। ठीक है, ये थीटा नॉट क्या हो ताकि यहां पर आपको क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाए। ठीक बात है, आप समझिएगा। तो ठीक है, ये वाला जो एंगल है आई, ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ई पे आप लगाओ स्नेल्स लॉ। तो भैया यहां पर आप क्या लिखोगे, साइन आई μ2 टाइम्स योर साइन आई इज इक्वल टू, बाहर में देखोगे तो भैया ये आपका 90 डिग्री है, यानी कि साइन 91 मल्टीप्लाइड बाई μ1। तो यहां से आप अगर देखोगे तो साइन आई आपको निकल के आएगा μ1 बाई μ2, राइट। अगर ये एंगल आई है तो सर ये वाला एंगल अपने को 90 माइनस आई होगा। बिल्कुल होगा सर। अब एक काम करो, इस वाले पॉइंट पर इसको बोल दो पॉइंट नंबर पी, पॉइंट पी पर लगाओ स्नेल्स लॉ। तो भैया μ1 इंटू साइन थीटा नॉट, μ1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 माइनस आई, और साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई। अच्छा, यानी कि साहब साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और साइन आई का मतलब, कॉस आई का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, नाउ इफ यू सी, तो साइन थीटा नॉट μ2 बाई μ1, लेकिन साइन आई हमको μ1 बाई μ2 है, तो यहां पर डालोगे 1 माइनस μ1 बाई μ2 का होल स्क्वायर। अब अगर तुम ये वाला μ2 बाई μ1 को रूट के अंदर भेज दो तो क्या तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि साहब ये आ जाएगा μ2 बाई μ1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो सर हमको ये वाला फॉर्मेट तो आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ए और डी तो आपका नहीं होने वाला। अब इस दोनों में से हमें कोई एक आंसर को चुनना है, ठीक है। अब देखो, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर इस एंगल को बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल घटेगा। मानते हो ना, राइट, क्योंकि इसका और इसका सम तो 90 फिक्स है। तो अगर ये एंगल बढ़ाओगे 60 से, मान लो ये 70 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा 30 से घट के। और अगर ये हमारा ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल है, अगर ये एंगल घट गया तो TIR तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें इस वाले एंगल को घटाना है। अगर ये एंगल थीटा नॉट से तुम थोड़ा सा भी कम कर दोगे तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा और बढ़ते के साथ TIR हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये एंगल होना चाहिए थीटा, दिस शुड बी लेस देन थीटा नॉट, यानी थीटा शुड बी लेस देन दिस पर्टिकुलर टर्म विच इज इन ऑप्शन नंबर सी एंड नॉट इन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरी बात? बढ़िया एकदम, चलिए बढ़िया एकदम, गुड। और देखिए, बाप रे बाप, बहुत कैलकुलेशन दे रहा है इसमें तो। द ऑप्टिकल फाइबर इज 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोमीटर। देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। यहां पर आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री सवाल में दिया हुआ है, और साइन 40 कितना है वो हमको दिया हुआ है 0.64, और हमसे कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर इज 1.31। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ आई लुक हियर, ये इस प्रकार से हमको है ना, और यहां पर ये नॉर्मल हो गया है। दिस इज योर, इसके साथ ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया है ना, सो दिस एंगल इज बेसिकली 40 डिग्रीज।
दिस इज 40 डिग्रीज, राइट, ऐसे। और रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चला गया है, ठीक है, दिस एंगल इज योर θ2, ठीक है। तो यहां पर हमारा यही ये आपका मीडियम है, ये आपका मीडियम है, इस मीडियम पे ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि एंगल θ2 है कितना। क्यों? क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन के बाद अब यहां पर आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, और ये इस प्रकार से आपको रे इसके अंदर TIR करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। हमसे पूछता है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक्स बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड इज क्लोज टू, हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो भैया आप अगर ध्यान से देखो, हमको ये डायमीटर प्रश्न में दिया हुआ है विच इज योर 20 माइक्रोमीटर, हमको ये डी दिया हुआ है सवाल में। यहां पर लगाओ स्नेल्स लॉ, बाहर में आपका सराउंडिंग है, तो 1 इंटू साइन 40 डिग्रीज इज इक्वल टू अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ θ2। साइन 40 डिग्री हमसे कहता है कि 0.64 है, तो 0.64 डिवाइडेड बाई 1.31 इज इक्वल टू योर साइन ऑफ θ2। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये आपको है ना, ये जो 1.31 है 0.64 का ऑलमोस्ट डबल है, अगर तुम इसको डबल करोगे ना तो ये तुमको निकल के आएगा 1.28 विच इज वेरी क्लोज टू 1.31। तो क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग θ2 को रफली, अगर ये 1/2 ले लो तो θ2 हमको रफली 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। अगर हम θ2 को 30 डिग्रीज ले ले तो भैया यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दिस लेंथ, इसको हमने x बोल दिया है, तो ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, हमारे पास d है, हमारे पास ये एंगल है, तो वहां पर आप लगाओगे tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आपको ये जो बेस है वो निकल के आ रहा है, this is your d by tan θ2, and what is tan θ2, what is tan 30 degrees, that is your 1 by root 3, so 1 by रूट 3, d मेरे को 20 माइक्रोमीटर है मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, सो भैया 20 इंटू 1.73 माइक्रोमीटर्स, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 2 3 6 और दिस इज योर 34, सो ये हो गया हमको 34.6 माइक्रोमीटर। इसका मतलब जब रे जो है हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर करता है 34.6, उतने में एक रिफ्लेक्शन हो जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज योर 2 मीटर्स डिवाइडेड बाई दिस पर्टिकुलर टर्म विच इज योर 34.6, लेकिन 10 टू द पावर -6, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो नीचे को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बढ़िया है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे एंड 200 निकाल दो इसमें से और 10 टू द पावर 4 अलग रखो और ये हो जाएगा हमको 34.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 346 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। अब ये है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 173 है, ये हमारा 1000 है, अब 1000 अपॉन 173 आपको करना पड़ेगा, 5 से ये जाएगा, ये जब आप 1000 बाई 173 करोगे ना तो ये आपको 5 पॉइंट समथिंग देगा, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग में सर ये भी आता है और ये भी आता है, इसका मतलब आपको इसको और फाइन ट्यून करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपको 5.7 समथिंग देगा मल्टीप्लाइड बाई 10,000, which eventually will give you your option number D as the correct answer। ठीक है, तो यहां पर आपको केयरफुल रहना था ताकि आप स्मार्टली इसको अप्रोक्सीमेट करके आगे बढ़ पाए, नहीं तो फिर सवाल में बच्चा अटक जाएगा, राइट। ये जो सवाल आप अपने सामने देख रहे हो इसके अंदर भी आपको वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज योर ऑप्टिकल पाथ लेंथ। हमें प्रश्न में, हमें सवाल में क्या दिया है कि आपके पास यहां पर एक इंटरफेस है, ऊपर में हमारा वैक्यूम है, एयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और नीचे में हमारा ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है, इसको हम लोग N2 बोल देते हैं, इसको N1 कह देते हैं। रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जाता है, फिर ये हमको इस प्रकार से रिफ्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, ध्यान से देखो ये अपना नॉर्मल है। अच्छा,
ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज योर 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज। डायग्राम में 30 डिग्री आपको शायद क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिस्टेंस हमको कहता है कि ए है, और ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमसे कहता है कि सर बी है। ठीक है, तो भैया टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ पूछ रहा है हमसे ए से लेके बी तक का। अब ये ओ है, एयर में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है वो वही होता है जो लिटरली आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसको L1 बोल दिया, तो एयर में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो L1 ही है। ठीक, तो L1 कितना है? L1 कितना है भाई साहब? आपको दिखना चाहिए कि अगर ये 60 डिग्रीज है मतलब ये 60 डिग्रीज है, तो क्या हम कह नहीं सकते हैं, क्या हम लोग यहां पर कह नहीं सकते हैं कि जो मेरा A है दैट इज इक्वल टू L1 cos 60 डिग्री, एंड cos 60 मतलब इतना, यानी कि साहब L1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। बिल्कुल। अब इसकी बारी आती है, OB जो मेरा पाथ लेंथ है, OB का ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा? ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू, अगर इसका लिटरल ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर इसका L2 है, ये 30 डिग्रीज है, तो समझना बात को, B इज इक्वल टू L2 cos 30 डिग्रीज, यानी कि √3 L2/2, यानी कि L2 इज इक्वल टू 2B डिवाइडेड बाई √3। नाउ L2 is not the optical path length. Optical path length is refractive index multiplied by this geometrical length L2, and L2 is nothing but 2B divided by √3। तो सर सवाल उठता है कि what is the refractive index? वो भी निकाला जा सकता है, लगाओ यहां पर स्नेल्स लॉ, आपको 60 डिग्री 30 डिग्री तो दे ही रखा है, ये मेरा वैक्यूम था, यानी कि 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्रीज। भाई साहब ये क्या है, √3/2, ये है 1/2, तो क्या हमको N2 की वैल्यू √3 आती भी नहीं दिख रही है? यानी कि जब आप यहां पर N2 को √3 पुट करोगे तो ये मरेगा और ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ 2B आएगा। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हुआ? 2A + 2B, विच इज इन योर ऑप्शन नंबर D। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। A convex lens is put 10 centimeter from a light source and it makes a sharp image on the screen। अच्छा, देखिएगा, आपके पास यहां पर पहले तो एक्सेस बनाइए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया है। ठीक है, लाइट सोर्स से कितना दूर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट सोर्स है, और इसकी दूरी लेंस से भाई साहब 10 सेंटीमीटर है। राइट, इट मेक्स अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर आपने इस सोर्स का एक शार्प इमेज ऑब्जर्व किया है। शार्प इमेज ऑब्जर्व किया है मतलब जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बन गया। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये आपको 2F था और ये भी 2F है। 2F पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2F पे बनेगा। कहने का मतलब है कि जो 2F है वही मेरा 10 है, यानी कि आपको लेंस का फोकल लेंथ समझ में आ गया है, विच इज योर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, नाउ a glass block of refractive index 1.5 of 1.5 centimeter thickness is placed in contact with the light source। अच्छा, अब तुमने यहां पर एक ग्लास स्लैब लगा दिया है, और तुमको पता है ना ग्लास स्लैब क्या करता है? शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्लास स्लैब का थिकनेस पता है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो ग्लास स्लैब जो शिफ्टिंग करता है दैट इज व्हाट थिकनेस 1 - 1/μ। ग्लास का थिकनेस जो है, स्लैब का थिकनेस 1.5 है, 1 - 1 अपॉन अगेन 1.5 विच इज योर 3/2। तो भैया इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब हुआ क्या है कि भैया अब ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको राइट साइड शिफ्ट कर गया है बाई 0.5 सेंटीमीटर, बाई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए
अगर तुम रे डायग्राम समझने जाओगे तो भैया ये कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे है। मतलब लेंस को क्या लग रहा है, लेंस को लग रहा है कि ये जो रे है ना वो कहीं यहां से आ रही है, वो रे कहीं यहां से आ रही है, यानी कि यहां पर आपको अब नया ऑब्जेक्ट है। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका लेंस से जो दूरी है वो 10 तो रहा नहीं, वो हो गया है अब 9.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो भैया अब हमारा जो इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पे तो बनेगा नहीं, कहीं और पीछे ही बनेगा, क्योंकि अब 9.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट है एफ और 2f के बीच में, तो इमेज बनेगा 2f के बियॉन्ड। यानी आपको इस स्क्रीन को थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, अवे फ्रॉम द लेंस। तो टुवर्ड्स द लेंस तो शिफ्टिंग नहीं ही होगा, शिफ्टिंग ना करना पड़े स्क्रीन को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, तो ए और डी में से कोई मेरा एक सही जवाब है। तो बस तुम ये कैलकुलेट कर लो ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9.5 है, फोकल लेंथ 5 है, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, पहले वो सॉल्व करो, पहले वो सॉल्व करो। तो भैया इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंस के केस में यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 9.5 नहीं, -9.5, -9.5, फोकल लेंथ इज योर +5, तो +5 लिख दिया हमने यहां पर, डिवाइडेड बाई -9.5 +5, तो भैया 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई, और ये वाला टर्म आपको हो जाएगा -4.5। ठीक बात है सर, तो भैया माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, दिस इज इवेंचुअली योर 95/45 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो भैया ये कट के हो गया इतना, सो 95/9। अच्छा, ये जो आपको कैलकुलेशन है इसको करो, ये आपको कितना आएगा 10.55 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब अब जो मेरे को ये स्क्रीन रखना चाहिए वो लेंस से मेरे को रखना चाहिए कितना दूरी पर, लेंस से मेरे को ये रखना चाहिए 10.55 सेंटीमीटर पर। पहले कहां था 10 पे, अब कहां है 10.55 पे, तो कितना शिफ्ट किया आपने इसको 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़िया एकदम, गुड क्वेश्चंस। देखिए, a plano-convex lens of refractive index mu1 and focal length f1 is kept in contact with another plano-concave lens of refractive index mu2 focal length f2 if the radius of curvature of their spherical faces is capital R, ठीक है, each, and f1 twice of f2 है, then mu1 and mu2 are related as how much। ठीक है, देखिए दोनों को कांटेक्ट में लगाया, इसका कोई इस पूरे सवाल में मीनिंग ही नहीं है, आप दोनों को इंडिविजुअली फोकल लेंथ देखना पड़ेगा। आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स है और आपके पास एक प्लेनो कॉन्केव है, तो एक बना दिया हमने प्लेन और ये बना देते चलो ऐसा। ठीक बात है सर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ f1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, इसका फोकल लेंथ f2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। ठीक बात है सर। तो सर f1 को क्या लिखेंगे, 1/f1 इज इक्वल टू mu1 - 1। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसका भी r ही है, तो इस केस में क्या लिखेंगे 1/r, राइट, इसका सेंटर राइट साइड होगा तो पॉजिटिव r लिखेंगे, और इस वाले सरफेस का कर्वेचर इंफिनिटी है तो 1 - 1/∞, तो ये टर्म मेरे को बेसिकली 0 आएगा, तो चुपचाप से बस इतना लिख सकते हैं। जब इसकी बात करोगे तो भैया आप लिखोगे 1/f2 इज इक्वल टू mu2 - 1, लेकिन यहां पर इसका सेंटर लेफ्ट साइड है तो माइनस लिखोगे -1/r, और ये आपको अगेन प्लेनर है तो 1 लिखते इंफिनिटी, तो वो 0 हो जाएगा, तो बस इतना ही लिखाएगा। अच्छा, तो क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि f1 पॉजिटिव आएगा और f2 नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको सवाल में दिया हुआ है कि f1 जो है वो ट्वाइस ऑफ f2 है, तो इनको थोड़ा सा और सुंदर करना चाहिए था और यहां पे लगाना चाहिए था मॉड, कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तभी ना आप किसी दो वैल्यू को इक्वेट कर पाएंगे। भैया जब साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से थोड़ा ना इक्वेट करेंगे, उनके मॉड को इक्वेट करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये दिमाग में अपने बात रखना कि दोनों के मॉडुलस को इक्वेट करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सवाल में ये दिया है, मतलब आपको ये दे दिया है
कि भैया आपका जो 1/f2 है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/f1। तो भैया लिखो 1/f2 इतना है, लेकिन ये माइनस साइन मत लिखना, सिर्फ मॉड लिखना है, यानी कि μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस टर्म दैट इज योर μ1 माइनस 1 अपॉन आर। तो भैया आर ने आर को मारा, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस 1 ट्वाइस ऑफ μ1 माइनस 2। तो यहां सर इसको अगर हम उधर ले जाए, यानी कि रीअरेंज करें बेसिकली, तो 2μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू, और ये इधर ले आओगे तो 1। तो ये हमारे पास किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है? ठीक है, तो इनको यहां पर मॉड लिखना चाहिए था ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल भी। 2025 में ऐसा सवाल आया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने मॉड दिया है सवाल में। अच्छा देखिए, द आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो आंख का फ्रंट सरफेस है, आप उसको इस प्रकार का कर्वेचर देख सकते हैं। ठीक है, इधर हमारा अगर एयर है तो ये हमारा आई का जो मीडियम है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉर्निया विच इज 7.8 मिलीमीटर। तो भैया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 7.8 मिलीमीटर। द सरफेस सेपरेट्स टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 एंड 1.34। तो भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.34 और एयर का तो 1 ही लोगे। Calculate the distance from the refracting surface at which a parallel beam of light will come to focus। यानी कि इस कैलकुलेशन का खेल है, आपके पास पैरेलल रेज है, वो कहां जाके कन्वर्ज करी है, हमको बस वो डिस्टेंस चाहिए। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस v, हमको यही तो चाहिए। तो इसका तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया n2 की वैल्यू है 1.34 डिवाइडेड बाई वी, राइट, माइनस n1 की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन u, और भैया ये इंफिनिटी से आ रहा है तो ये तो इंफिनिटी है, इज इक्वल टू n2 1.34 माइनस 1 अपॉन r। ध्यान ये रखना है कि आप जो r सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो कर रहे हो मिलीमीटर में। दिस इज योर 7.8 मिलीमीटर, यानी कि 0.78 सेंटीमीटर। पहले ही सेंटीमीटर में कर दिए क्योंकि हमको चारों ऑप्शन सेंटीमीटर्स में प्रतीत हो रहा है। डालो यहां पर 0.78, ठीक बात है। तो न्यूमरेटर जो है मेरा वो है बेसिकली 0.34 अपॉन 0.78, सो नथिंग। इसको आप चुपचाप से 34/78 ही लिख दो, या फिर आप इसको 17/39 लिख दो, कर सकते हैं ना इतना तो अपने। तो भैया यहां से हमको दिख रहा है कि 1.34 अपॉन v इज इक्वल टू 17/39, यानी कि जो मेरा v है दैट इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड बाई 1.34 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 17 का डबल होता है 34, ऊपर 39 है, यानी जब तुम इसको मारोगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2.6 से तो ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 2 से ज्यादा है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 2.6, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 2.6 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बचा 4 सेंटीमीटर एंड 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमको ये भी दिखाई दे रहा है कि भैया ये 39/17 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा तब जाके 3.9 होता मल्टीप्लाई करने पे, तब जाके 4 के आसपास भटकते भी, तो भैया 4 तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो क्विकली आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत मन में श्रद्धा हो तो आप इसको डिटेल में मल्टीप्लाई कीजिए, 3.1 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए, an object is at a distance of 20 meter from convex lens of focal length 0.3 meter. Look here very very carefully. आपके पास convex lens है and इसका focal length दिया ना, focal length is 0.3 meter,
ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, 20 मीटर रादर, 20 मीटर. इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस with a speed of 5 meters per second, the speed and direction of the image will be how much? अच्छा, तो भैया यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको डिफ्रेंशिएट करते हो आप तो ये आपको 0 हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ तो नहीं चेंज होगा. हाँ, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt, और ये हो जाएगा +1/u² du/dt. फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप क्विकली इसको ऐसे कर सकते हैं. अच्छा, what is dv/dt? That is your velocity of image, this is velocity of object. तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि velocity of image हमको निकल के आ रहा है v/u का होल स्क्वायर velocity of object. ठीक है. एंड what is v? v आपको होता है uf अपॉन u प्लस f. लेंस के केस में u प्लस f होता है नीचे में. तो जब हम यहां पर v को इस टर्म से रिप्लेस करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि ये आपको f अपॉन u प्लस f का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है. तो इस इक्वेशन का अपने इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. व्हाट इज फोकल लेंथ? 0.3 लिखो. 0.3 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -20, तो -20 प्लस 0.3 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो आप इसे -5 लिखेंगे. अच्छा, यहां पे क्या है 0.3 और नीचे में है माय डियर फ्रेंड 19.7 -19.7. हालांकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है. तो जब स्क्वायर करोगे तो ये आपको बेसिकली 3 × 3 डिवाइडेड बाई 197 × 197 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये वाला नेगेटिव साइन आज भी है. नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है कि भैया जो इमेज होगा वो भी हमको लेफ्ट साइड दौड़ रहा है, यानी इमेज वेलोसिटी इज टूवर्ड्स द लेंस. तो ए और बी तो अपना पॉसिबल ही नहीं है. अब सवाल उठता है इन दोनों ऑप्शन में से, तो भैया इसके लिए तो अपने को डिवीजन खेलना पड़ेगा, राइट? अगर हम ध्यान से देखें हमारे ऑप्शंस में 10⁻³ है, तो इसका मतलब यहां पर 1000 मल्टीप्लाई कर दो ताकि 10⁻³ तुम यहां पर लिख सको. ठीक है. सो ये बेसिकली हो गया है 3 3 9 9 × 5 कितना होता है 45. सो 45 × 1000. सो दिस इज योर 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको हटा दीजिए. सो अब आपको यह देखना है कि दिस डिवाइडेड बाई दिस आपको कितना है. हम क्या कह रहे हैं ना भैया 197 कर लो ना अप्रोक्सीमेशन. 3.22 और 1.16 आपको दूर दूर है, इतना कोई नजदीक नहीं है. तो 197 को 200 ले लो ना, क्या बिगड़ जाएगा जीवन में. सो भैया 45,000 डिवाइडेड बाई 200 अपॉन 200, अगर हम इसको एक बार लेके चले भी, राइट, तो ये हमको हो रहा है 45 डिवाइडेड बाई 40 जो कि आपको 1 पॉइंट समथिंग होगा. तो विच एंश्योर्स कि आपका ये वाला ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा. हमने कोई बहुत भयानक अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है. ठीक है, डन है. हाँ, अगर भैया ये वाला ऑप्शन होता आपको लेट अस से 1.3 और ये ऑप्शन 1.16 है, तब तो क्या है कि अच्छे से बकायदा बैठ के डिवाइड कीजिए. ठीक है. अच्छा, देखिए अगला प्रश्न. A plano convex lens of focal length f2, refractive index mu2, curvature इतना fits exactly into a plano concave lens. तो भैया यहां पर तो फिट हो गया, मतलब जो डायग्राम बनेगा ना ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके साथ हमारा ये ऑरेंज वाला प्लेनो कॉन्केव लेंस है. दोनों मस्त फिट हो रहा है, यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है जो कि सवाल में कह रहा है कि कैपिटल R है. इस वाले लेंस का फोकल लेंथ f2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, और इसका फोकल लेंथ f1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है. अच्छा,
their plane surfaces are parallel, then the focal length of the combination would be how much? ठीक है, तो भैया 1/f इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आप इस कॉन्वेक्स लेंस का इंडिविजुअली फोकल लेंथ लिखेंगे जैसे कि बाजू में कुछ था ही नहीं, और फिर आप f1 को लिखेंगे जैसे कि f2 था ही नहीं, राइट? यानी जब इसको लिखेंगे तो ब्लू वाले का सराउंडिंग आप एयर लेके चलेंगे, जब इसको लिखेंगे तो इसका सराउंडिंग फिर आप एयर लेके चलेंगे। तो व्हाट इज फॉर दिस वन? ठीक है, एक काम करो, पहले F2 लिख लो और फिर बाद में F1 लिख लो, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं हो। ये F2 ये F1, पहले F2 लिख लो। तो भैया ये आपको हो जाएगा μ2 - 1, ये 1/∞। ये वाला कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड है तो -r लिखाएगा। सो 0 - 1/-r प्लस μ1 - 1, ये वाला का भी जब लिखोगे तो भैया आपको आ जाएगा -1/r -0, क्योंकि ये हमको फ्लैट सरफेस है। इसको कैलकुलेट करना है तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारे को कैपिटल R जो है वो कॉमन निकल आएगा भैया, ये आपको +r हो जाएगा। तो यहां पर है μ2 - μ1 और यहां पर आपको आएगा -μ1 + 1, ये मरेगा। दिस इज योर μ2 - μ1/r। तो भैया F इक्वेलेंट कितना हो जाएगा? F इक्वेलेंट इसका उल्टा R अपॉन μ2 - μ1, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक बात है। देखना, ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये सब तो क्या ही ऑप्शन दे रहा है। अगर देना था तो F1 F2 अपॉन F1 + F2 दे देता, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके वो भी खराब कर दिया माहौल पूरा। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा देखिए, what is the position and nature of image formed by lens combination as shown in the figure? ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर तुमको डायग्राम क्लियरली नहीं दिख रहा है तो हम बता देते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ 5 है, इसका फोकल लेंथ -5 है, इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस कॉम्बिनेशन? सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपको रिफ्रैक्शन होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट का दूरी है 20 सेंटीमीटर, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। सो v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, इसका फोकल लेंथ है भाई साहब 5 डिवाइडेड बाई -20 + 5। सो न्यूमरेटर में है मेरे पास -100 और डिनोमिनेटर में है -15, तो ये हमको हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर कहने का क्या मतलब है? हम तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हाइट की जगह अगर तुम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ले लो, उससे खैर रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहेगा। तो क्या हुआ कि यहां से आपको रे निकला और ये जाके कन्वर्ज करता एक्सिस पे 20/3 पर। 20/3 तो कहीं आगे होगा ना, क्योंकि ये तो दूरी ही मात्र 2 सेंटीमीटर था इनके बीच में, तो कहीं यहां जाके ये आपको कन्वर्ज करता। ठीक है, तो अब इस कॉनकेव लेंस के लिए ये हो जाएगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से यहां का जो दूरी है वो है 20/3, मतलब इस I1 का कॉनकेव लेंस से जो दूरी है वो है 20/3 - 2, यानी कि साहब 14/3 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेंस के राइट साइड ही बना हुआ है। लेकिन लेंस का फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा -5। फिर से बनाओ, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ, राइट? तो ये आपको, या फिर एक काम करो, यहां पर ना इस वाले केस में आप ऐसा ही लिख दो, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो ये हमको हो जाएगा 14 और ऊपर में मेरे को 3 है -1/5, राइट? ये हमको 3 है।
सो दिस बिकम्स योर एलसीएम लोगे तो 70, ये आपको हो जाएगा 15 माइनस ये आपको हो जाएगा 14, यानी v यहां से निकल के आ रहा है 70 सेंटीमीटर। अच्छा देखिएगा 70 सेंटीमीटर का मतलब है कि भैया ये इस प्रकार से रिफ्रैक्ट हुआ है और फाइनली इधर जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज हुआ होगा। यहां पर आपको आपका फाइनल इमेज I2 बन रहा है और I2 की जो दूरी कॉनकेव लेंस से निकल के आ रही है वो 70 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, जो कि ये रहा मेरा पॉइंट बी एट राइट एंड रियल, क्योंकि वास्तविक में कन्वर्जेंस हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन भी है थोड़ा सा इसके अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था कैलकुलेशन करने के लिए। देखो, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f और 2f के बीच में, तो इमेज हमको 2f के बियॉन्ड बनता है। यहां पर आपने एक स्क्रीन लगाया है, भैया स्क्रीन वहीं पर लगाते हो जहां पर आपको इमेज बन रहा था। ठीक बात है, क्योंकि यहीं पर आपको इंटरसेक्शन हुआ है। इफ द होल सेटअप इज इमर्ज इन वाटर, आपने इस पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया, राइट। अगर तुम पूरे सेटअप को पानी में डाल दोगे तो तुमको भी ये बात पता है कि भैया जो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1, और ये जो भी था आपका 1/r1 माइनस 1/r2। तो भैया अगर तुम सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दोगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ ही तुम बदल दोगे तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमने वही रखा है लेंस से, लेकिन फोकल लेंथ अब चेंज हो गया। तो भैया इमेज डिस्टेंस जो होता है वो तो हमको फोकल लेंथ पे डिपेंड करता ही है। फोकल लेंथ चेंज कर दिए तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो गया, लेकिन तुम स्क्रीन को अभी भी वहीं पे रखोगे तो भैया अब वहां पर तो इमेज नहीं ना बनेगा। सो इमेज विल डिसअपियर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी इमेज विल डिसअपियर। क्लियर, एकदम बढ़िया है। इसमें कहता है एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम बनाइए। एक लेंस बनाइए, सबसे पहले कॉन्वर्जिंग लेंस बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये हमने बनाया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, और लेंस का फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यहां पर आपका कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, और कॉन्केव मिरर जो है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द पोजीशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी व्हाट। ठीक है, देखिए इस सवाल में अगर तुम ध्यान से देखो, ये f है और ये 2f है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। 40 सेंटीमीटर इधर है तो 40 सेंटीमीटर इधर बनेगा। तो भैया a प्राइम b प्राइम हमको इमेज बना, और ये जो हमको बना है ये बना है 40 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका इमेज है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव मिरर। अब खुशी की बात यह है कि अगर ये 60 है ये 40 है तो सर ये डिस्टेंस मेरे को 20 है, ये f कितना है 10 और ये 20, मतलब ये कहां है, ये मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है होता है तो इमेज इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, और वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। यानी a प्राइम b प्राइम का a डबल प्राइम b डबल प्राइम इमेज यहीं पर बना। अब इस समय 2019 में एनटीए ने क्या किया है, प्रोबेबली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस इसी को ही आंसर दे दिया, द पोजीशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज। अगर वो इसी को ही लास्ट इमेज मान ले और यही आंसर दे दे तो फिर तो भैया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द
कन्वर्जेंट मिरर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज तो बनेगा ही हर बार आपको, जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज, यहां पर भी आपको जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज बन रहा है, और इस केस में 2f पे है तो 2f पे ही आपको इमेज बन रहा है, सो एवरी टाइम मैग्निफिकेशन इज 1 ओनली। तो उन्होंने इसी को मान के ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबली आंसर दिया, लेकिन वास्तविकता में ये हमारा अल्टीमेट इमेज नहीं है, क्योंकि यहां से आपको रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे वापस से इस लेंस से रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये जो हमारा इमेज बना था, इट विल अगेन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। ये आपको लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका आपको इन्वर्टेड इमेज फाइनली यहां पर बनेगा A ट्रिपल प्राइम B ट्रिपल प्राइम, यानी कि भैया 40 सेंटीमीटर लेंस से ही दूर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। सो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट मिरर नहीं, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस, ट्वाइस द साइज, ट्वाइस बोल दिया वो तो वैसे गलत हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो भैया नो ऑप्शन मैच। सो हम ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि सर उन्होंने ये आंसर क्यों नहीं दिया था, नो ऑप्शन मैच होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया था, बोनस नहीं दिया था इसको प्रोबेबली, राइट। ठीक है, मेरा काम है आपके साथ सारे केसेस को डिस्कस करना। A convex lens of focal length 20 centimeter and a concave mirror having their principal axis along the same lines are kept 80 centimeter apart from each other. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर बना लिया इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये रहा हमारे को कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर। पता है ना, डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का मतलब कन्वर्जिंग मिरर। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसके बारे में अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है 80 सेंटीमीटर। द कॉनकेव मिरर इज टू द राइट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, हमने डायग्राम वैसा ही बनाया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए और ये हमको है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो भैया आपको इतना पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पहले जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज डिस्टेंस इज uf अपॉन u प्लस एफ इन द टर्म्स ऑफ लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, फोकल लेंथ +20 है, -30 +20, ऊपर में -600 -10 यानी कि +60 सेंटीमीटर। यानी कि जब इससे रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे कन्वर्ज होएगी, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, दैट लोकेशन इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, लेकिन अभी ये रे रुक तो नहीं जाएगा, ये रे आपको अभी और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, इस प्रकार से। When an object is kept blah blah blah, its image, interesting, its image remains at the same position even if the concave mirror is removed. अगर तुम कॉनकेव मिरर को हटा दोगे तो फाइनल इमेज यही कहलाएगा, और हमसे कहता है कि अगर तुम कॉनकेव मिरर को रख भी दो तब भी इमेज यहीं पर बन रहा है। इसका मतलब कि भैया ये जो रे है मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे फॉल करेगा तो ये अपना पाथ रिट्रेस करके वापस से यहीं पर पहुंच जाएगा, ठीक है। हालांकि यहां पर अगेन एक और बात है कि जब रिफ्लेक्ट होके लौटेगा तो पूरा लौट के फाइनल आपको यहां पर इमेज बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज। लेकिन इनका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अपने को रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं पर रुक जाना एक बार के लिए, क्योंकि अगर तुम मिरर को हटा भी दो तब भी इमेज यहीं पर बने, यानी दे आर कंसिडरिंग टिल हियर ओनली। क्लियर है एकदम। अच्छा, अगर 90 डिग्री पे ये रे फॉल करता है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये 60 ये 80, मतलब साहब ये डिस्टेंस 20 है, यानी कि 20 मेरे को ट्वाइस ऑफ एफ है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। हमसे कहता है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
फॉर विच दिस कॉन्केव मिरर बाई इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज वुड बी हाउ मच। एक बार तुमने मिरर का फोकल लेंथ निकाल लिया, अब ये सारा सेटअप भूल जाओ। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्केव मिरर है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका एफ है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमसे कहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, हम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम मिरर से कितना दूर रख सकते हैं कि ये मिरर वर्चुअल इमेज बनाए। भैया वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट यहां हो, यानी कि पोल और एफ के बीच में हो। यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो। लिमिटिंग केस के लिए 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, बट स्टिल लिमिटिंग केस के लिए एफ शुड नॉट बी मोर देन 10 सेंटीमीटर। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट पॉसिबल आंसर है। क्लियर एकदम? बढ़िया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्केव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। ये आपका कॉन्केव मिरर है और इसका फोकल लेंथ दे दिया है, और क्या ही चाहिए जीवन में। The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification upright। भैया अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी अपराइट बने, यानी इमेज वर्चुअल बन रहा है और मैग्निफाइड तो है ही। ये कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, और मैग्निफिकेशन हमसे कहता है कि 5 हो जाए। ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। मैग्निफिकेशन हमसे कहता है कि 5 होगा और +5 होगा क्योंकि भैया इरेक्ट इमेज बना है। अच्छा, द डिस्टेंस एट विच यू शुड होल्ड, तो हमसे ये यू प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया मैग्निफिकेशन आपको होता है -v/u। अब ध्यान से सुनिएगा, -1/u, और v हमको मिरर के केस में होता है uf/u-f। u ने u को मार दिया, यानी कि f/ ये नेगेटिव साइन है तो नीचे में नेगेटिव साइन को डाल दो, f/f-u। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, mf - mu इज इक्वल टू f, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि f कॉमन ले लिया तो m-1/m इज इक्वल टू u। तो हमको इस प्रश्न में u ही तो पूछा है। f क्या है? 0.4, लिखो 0.4। मैग्निफिकेशन इज +5, तो 5 - 1 इज 4, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 ही है। तो भैया ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा 0.8, यानी कि 0.32 अपने को निकल के आना चाहिए। तो ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी जो है 17 का आपको सही जवाब दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो फोकल लेंथ है आप यहाँ पे विद साइन पुट करेंगे ना तो माइनस पुट करते हैं, तो ये आंसर आपको माइनस में आता। माइनस साइन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 centimeter produces images of same magnification 2। मैग्निफिकेशन 2 है मतलब इमेज एनलार्ज्ड है, मैग्निफाइड इमेज है। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफाइड इमेज 2 बार बनता है, याद आ रहा है? कब कब आपको मैग्निफाइड इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में? सर ये आपका f है, ये आपका 2f है, याद करो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो 2f के बियॉन्ड एक एनलार्ज्ड इमेज बनता है, और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो भी आपको एक एनलार्ज इमेज बनता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज बनता है। ये वाला वर्चुअल इमेज बना है और ये वाला रियल इमेज बना है। यही 2 पॉसिबल केसेस है। ठीक है, तो इस वाले केस में मैग्निफिकेशन वुड बी -2 क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बना है, लेकिन इस वाले केस में मैग्निफिकेशन वुड बी +2। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे कहता है x1 x2। तुमको साफ साफ दिख रहा है कि हमसे कहता है कि x2 छोटा है, मतलब यही वाला x2 होगा, यही x2 है और यही वाला x1 है। यानी कि जब रियल इमेज बना था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको x1 है।
ठीक है, द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। अच्छा, फिर से वही कहानी, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में होता है v बाई यू, ये 1 बाई यू, और v कितना होगा uf अपॉन u प्लस एफ, u ने u को मार दिया। तो भैया अगर हम ध्यान से देखें तो mu प्लस एम एफ इज इक्वल टू एफ। तो अगर हम और ध्यान से इसको देखें तो यहां पे ये आपको f कॉमन आ जाएगा, दिस इज योर 1 माइनस एफ, सो u इज इक्वल टू एफ 1 माइनस एम अपॉन एम। अच्छा, तो सर एक बार u x1 है और एक बार u आपका x2 है, राइट? दोनों के लिए फोकल लेंथ तो सेम होगा भैया, सेम मिरर की बात की जा रही है, सेम लेंस की बात की जा रही है। हमसे पूछा गया है सवाल में x1 बाई x2, हमसे x1 इज अपॉन x2 पूछ रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू x1 के लिए क्या लिखोगे 1 माइनस m1 अपॉन m1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m2 अपॉन m2। यहां तक मैटर क्लियर है एकदम। x1 के लिए मैग्निफिकेशन, तो भैया x1 के लिए ये आपका मैग्निफिकेशन है m1 विच इज -2, तो ये वाला मेरा m2 हो जाएगा x2 के लिए। तो भैया क्या लिखोगे 1 माइनस, लेकिन ये -2 है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा इवेंचुअली, और ये -2, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये आपको है +2, है कि नहीं? अच्छा, तो ये दोनों आपस में मरा, एक नेगेटिव साइन है, ये आपको क्या हो जाएगा बेसिकली -3, और ये आपको हो जाएगा -1, यानी कि सर 3:1 अपने को आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर बी। केयरफुली करोगे, सिस्टमैटिक वे में करोगे, और पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस प्रकार के सवाल को हैंडल करने के लिए। ये देखिए आगे आपको एक और सवाल, बढ़िया सवाल है, बढ़िया मतलब कैलकुलेशन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। A thin convex lens of refractive index 1.5 is placed on a plane mirror। ये हमारा लेंस है, एक काम करो इसका एक फ्रेश डायग्राम यहां पे बना लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ये हमारा मिरर है, यहां पर आपके पास इसके ऊपर एक लेंस है, ठीक है, और ये बना लेते हैं हम लोग लेंस का एक्सेस, ठीक है। अच्छा, थिन लेंस ऑफ इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना ये हमको 1.5 है, इसको n1 बोल दो। इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट OA इज 18। तो यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपने ऐसे पिन रखा है, हम तो कह रहे हैं कि आप इसको फिलहाल एक ऑब्जेक्ट समझो ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट का जो दूरी है ना, ये ऑब्जेक्ट का जो दूरी है ये हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए इटसेल्फ। समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज ऐसे यहीं पे बन गया, रियल इमेज बन रहा है। सर ऑब्जेक्ट जहां है वहीं पर इमेज बन जाए, ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब यहां से लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली जब रे मिरर पे पहुंचेगा तो मिरर पे रे को 90 डिग्री पे फॉल करना चाहिए, तभी तो भैया ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा ऐसे, और रिट्रेस करके जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज बन जाएगा। हाँ सर, ये बात हमको सर अच्छा लगा। इसका मतलब अच्छा 90 डिग्री पे फॉल करने का मतलब है कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाए इस एक्सिस के। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे रखा हुआ है। यहां तक भी मैटर क्लियर है? अच्छा सर, हमको लेंस का फोकस निकालना आता है, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 बाई R1। अच्छा, सवाल में ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को सेम लेना पड़ेगा, राइट? नहीं तो फिर एक अननोन एक्स्ट्रा बच जाएगा। दोनों आपको कर्वेचर सेम लेना है, ठीक है। तो जब आप ये लोगे तो भैया ये आ जाएगा आपको 1 बाई R -1 बाई -R। तो यहां से अगर देखेंगे तो हमको फोकस
फोकल लेंथ तो पता है 18, 1/18 इज इक्वल टू N1 है हमको 3/2 ना, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और ये हमको हो जाएगा बेटा जी 2/r, 2/r। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से r निकल के आएगा हमको 18 सेंटीमीटर। तो पहले 3-4 लाइन से हमको ये इंफॉर्मेशन निकालना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं और अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, ये हटाइए। अब हमको क्या कह रहा है कि आपने ये जो स्पेस है लेंस और मिरर के बीच में, आपने यहां पर एक लिक्विड भर दिया है, आपने यहां पर एक लिक्विड भर दिया है। ठीक है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता है, इसको एक काम करो N2 बोल दो, यहां पर म्यूएल बोला है, हम लोग N2 बोल देते हैं। वापस से जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाए, इसके लिए अब तुमने इस डिस्टेंस को चेंज कर दिया है 27 सेंटीमीटर पर। मतलब वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब अच्छा ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये ब्लू वाली चीज क्या दिख रही है सर, ये तो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है हमको लेंस और वाटर का, या फिर कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस का, ये कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो 27 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट इसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे ही रखा हुआ है, तभी तो वापस से इस कॉम्बिनेशन से रिफ्रैक्शन के बाद इस प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे लाइट फॉल कर जाए। अच्छा, बढ़िया है सर। मतलब इस बार 1/27 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका सिर्फ लेंस का फोकल लेंथ जो है वो हमने देखा हुआ है, दैट इज 18। सिर्फ उस लेंस का अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे दैट इज योर 18। ठीक है, तो ये हमको 1/18 है, प्लस इसकी बात करते हैं, दिस इज योर N2 minus 1 and then we have your 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, देखो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, जब इस वाले प्लेनो कॉन्केव का लिखोगे ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला माइनस आर आएगा, तो माइनस 1/18 माइनस 1/इंफिनिटी, ये वाला साइड आपको पैरेलल प्लेन है। तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है 1/27 इज इक्वल टू 1/18, दिस इज योर N2 minus 1 एंड दिस इज योर माइनस 1/18। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 minus N2 और ये 18 है। तो आप यहां पे 18 को एलसीएम ले लो, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 minus N2। ठीक है, सो भाई साहब यहां पर 18 है, सो 9 दुए और ये हो जाएगा 9 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 2 इज इक्वल टू 6 minus 3N2। तो यहां से 3N2 हमको 4 है, यानी कि N2 मेरा 4/3 है, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, लेट्स सी। ऐसा सवाल शायद हमने पहले भी देखा है, नहीं? वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ सेम कर्वेचर इतना, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ मटेरियल 1 इज μ1। इस बार इसके पिछले सवाल में इसको μ2 दिया था, इसको μ1 दिया था, इस सवाल में इसको μ1 दे रहा है, इसको μ2 दे रहा है, देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज हाउ मच। एक काम करते हैं, फिर से ही सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका फोकल लेंथ f1 बोल दो, इसका फोकल लेंथ f2 बोल दो, सो 1/f1 प्लस 1/f2। जब तुम f1 लिखोगे तो भैया μ1 minus 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, ये फ्लैट सरफेस, और इसका जब लिखोगे तो भैया इस कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड है, तो माइनस 1/r2 में ये माइनस r लिखाएगा, प्लस इसका जब लिखोगे तो भैया μ2 minus 1, इसका अगेन माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक, तो भैया यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा μ1 minus 1/r, और ये आ रहा है माइनस μ2 minus 1/r।
आपने यहां पर आर एलसीएम लिया है तो वन माइनस वन माइनस μ2 + 1, ये दोनों आपस में मरा है, दिस इज योर 1/f इक्वेलेंट। तो क्या यहां से हमको f इक्वेलेंट r अपॉन μ1 माइनस μ2 नहीं दिख रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ओके, देखिए, द ग्राफ शोज हाउ द मैग्निफिकेशन m produced by a thin lens varies with image distance v। सो मैग्निफिकेशन वर्सेस इमेज डिस्टेंस का हमको ग्राफ दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से समझो तो मैग्निफिकेशन आपको लेंस के केस में होता है v/u, तो 1/u। अच्छा समझना, हमें v चाहिए, हमें u नहीं चाहिए। तो आपके पास ये जो इक्वेशन होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहां से आप 1/u लिखोगे, 1/v माइनस 1/f। सो m इज इक्वल टू v, 1/u की जगह लिखेंगे 1/v माइनस 1/f। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस v/f प्लस 1, राइट। अब अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान से समझो चीजों को, तो आपको जो ये ग्राफ दिया है ना, उसमें इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप आपको पॉजिटिव है। और यहां पर अगर तुम इसको कंपेयर कर रहे हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहां पर जो हमारा ये स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस 1/f आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको मैग्निफिकेशन का सिर्फ मॉड लेना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अगर हम इसका सिर्फ मॉड ले तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको हो जाएगा v/f माइनस 1, एंड स्लोप यहां से आ रहा है 1/f। और इस ग्राफ से अगर तुम स्लोप देखोगे तो भैया ये स्लोप आपको कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, विच इज योर c एंड बेस इज योर b, यानी कि भैया c/b, यानी कि फोकल लेंथ इज b/c, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। खत्म, बढ़िया है। देखिए, प्रिज्म के ऊपर आपको एक सवाल देखने के लिए मिला है इसमें, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट अ सर्टेन एंगल ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इक्विलैटरल है भाई साहब, ये आपको ऐसा है, और सवाल में हम आगे पढ़ पा रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन का भी केस लग रहा है। ये ऐसा है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब दिखाई देगा यहाँ पर आपको। ये ऐसा है, ये ऐसा है R1, यहां पर आपको ऐसा होता है R2, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। खुशी की बात यह है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, और अगर मिनिमम डेविएशन है मतलब R1 R2 बराबर है, तो भैया R1 प्लस R2 ही मेरे को 60 के बराबर होता है, लेकिन R1 R2 बराबर है यानी R1 मेरे को 30 डिग्रीज है। तुमको ये एंगल 30 डिग्रीज पता है, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है √3, तो हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल पूछ रहा है। लगा लो स्नेल्स लॉ पॉइंट नंबर पी पे, तो क्या लिखोगे, साइन आई इंटू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई √3। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, ये मेरे को √3 है, यानी कि आई की वैल्यू क्या आपको भी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। चलिए ये देखिए, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जितनी भी भैया की लर्निंग्स है ना, उनको अपने किसी सेपरेट नोटबुक में लिखते चलो। ठीक, द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्राउन ग्लास थिन प्रिज्म विथ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज एज शोन इन द फिगर। ये हमको ग्राफ दिया हुआ है, ये वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक बात है। और तुमको ये बात का भी ज्ञान है कि भैया एक थिन प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एक थिन प्रिज्म में आपका जो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज a इंटू μ-1। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू μ-1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा। अच्छा,
इस सवाल में एंगल ऑफ डेविएशन को डीएम कह रहा है और मिनिमम शब्द इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भैया थिन प्रिज्म में आपको मिनिमम हो या नॉर्मल हो, यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस योर इज, भाई क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट वन इफ डीएम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ हमको देखना है। तो भैया इस वाले ग्राफ से हमको दिख रहा है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो डीएम भी डिक्रीज करेगा। यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करने पे जैसा प्रोफाइल यहां पर दिख रहा है वैसा ही मिलता जुलता प्रोफाइल मेरे को आंसर में भी होना चाहिए। तो ये सारे प्रोफाइल को तो काट ही दो। अगर नहीं दिख पा रहा है तो यहां पर प्रोफाइल ऐसा है, यहां पर प्रोफाइल ऐसा है और यहां पर प्रोफाइल ऐसा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।